अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर काजी अदनान है और मेरा ताल्लुक़ निस्सर हॉस्पिटल मुल्तान से है। आज की वीडियो में हमने डेंगू फीवर या जिसको हम डेंगू फीवर बोलते हैं उसके ऊपर उसकी सिम्टम्स के ऊपर हमने तफसीलन डिस्कशन करनी है। अब डेंगू के बारे में मालूमात देने के लिए मसला ये होता है कि पेशेंट्स को या तो अलामात एक साथ बता दी जाती हैं, यानी जितनी अलामात हैं वो सब एक साथ बता दिए जाते हैं। उनको ये नहीं बताया जाता कि आपके कौन से दिन में कौन सी अलामत ज़ाहिर होगी, और कुछ अलामात जो है ना गलत बता दी जाती हैं, डेंगू के साथ एसोसिएट कर दी जाती हैं। तो आज हम डेंगू की अलामात यानी कि पहले दिन से लेके रिकवरी तक अलामात जैसे जैसे मूव करती जाएंगी, कौन से दिन में कौन सी अलामत आएगी, इसको हम आज तफसीलन डिस्कस करते हैं। अब डेंगू बुखार के जो पहले 3 दिन हैं उनको हम कहते हैं फेब्राइल फेज़, यानी कि डेंगू बुखार के टोटल ड्यूरेशन को हम 3 फेजेज़ में डिवाइड करते हैं और अभी हम पहले फ़ेज़ की बात कर रहे हैं। पहले फ़ेज़ को हम कहते हैं फेब्राइल फेज़ ऑफ डेंगू फीवर। तो इसमें जो है ना हम पहले 3 दिन की बात करेंगे। इसमें पेशेंट को सबसे पहले तो बुखार होता है और बुखार जो है वो हाई ग्रेड होता है, यानी कि 102, 103 और कभी-कभी कुछ पेशेंट्स में 104 तक भी चला जाता है। जी, पहले नंबर पे बुखार हो गया और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है रेट्रोऑर्बिटल पेन, यानी आँख के पीछे दर्द। आँखों के पीछे पेशेंट को दर्द होता है या आँखों के हरकत करने पे बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है मैल्जिया, यानी कि जिस्म के गोश्त और हड्डियों दोनों में दर्द होता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि हम इसको जॉइंट पेन नहीं बोलते, हम बोन पेन बोलते हैं। हड्डियों में दर्द होता है, ना कि जॉइंट्स के अंदर दर्द होता है। मतलब हम उसको जॉइंट तक स्पेसिफाई नहीं कर सकते। दर्द पूरी जिस्म की हड्डियों में होता है, लेकिन उसको हम जॉइंट्स तक स्पेसिफाई नहीं करेंगे। तो ये हो गया। साथ में पेशेंट को सर दर्द होता है, एनोरेक्सिया यानी कि भूख का ना लगना, उल्टी का महसूस होना या उल्टी का आना, नाज़िया एंड वोमिटिंग जिसको हम बोलते हैं, उसका पेशेंट को जो है ना मसला हो रहा होता है। और उसके बाद जो है प्यास का लगना। अब यहाँ पे मैं फ़ीवर की एक चीज़ बताता चलूँ कि फ़ीवर जो है वो इंटरमिटेंट होता है, यानी कि कुछ देर के लिए बुखार हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया। या पेशेंट ने अगर पैनाडोल ली है तो 5-6 घंटों के लिए जो है फ़ीवर ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है ना फ़ीवर की स्पाइक आ जाएगी। तो इसमें इसको हम सैडल बैक पैटर्न बोलते हैं, जिसको हम मज़ीद मैं नेक्स्ट फेज़ में डिस्कस करता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं, मोस्ट क्रिटिकल डेज़ हैं एक डेंगू के पेशेंट के लिए, तो वो उसमें आता है। तो अभी ये हमारा पहले 3 दिन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हमने सिम्टम्स देख ली। सबसे पहले हमारे पास बुखार है, उसके बाद रेट्रोऑर्बिटल पेन है, आँखों के पीछे दर्द, जिस्म में दर्द, भूख का ना लगना, और उसके बाद उल्टी या कै का महसूस होना या उसका आना, प्यास का लगना और सर दर्द का होना। ये हैं हमारे पास मेजर सिम्टम्स फेब्राइल फेज़ की पहले 3 दिन की। अब इन पहले 3 दिनों में लैब्स की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनको बुखार हुआ, जिस्म में दर्द हुआ, तो वो समझते हैं हमें डेंगू है। अब वो पहले दिन या दूसरे दिन जो है ना सीबीसी टेस्ट करवाने पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत है आप लोगों को कि अगर सीबीसी के ऊपर डेंगू के मुतालिक कुछ आना है तो वो तीसरे दिन आएगा, ना कि आपका पहले या दूसरे दिन आएगा। तीसरे दिन हम सीबीसी में क्या देख रहे होते हैं? एक तो हमने प्लेटलेट देखना होता है, वाइट ब्लड सेल्स काउंट देखने होते हैं, और उसके बाद हमने हीमेटोक्रेट देखना होता है। अब प्लेटलेट का मेन जो फंक्शन है वो मैं आपको बताता चलूँ, वो है कि जिस्म जो ब्लड है उसको जमाने में क्लॉट फॉर्मेशन में उसकी जो है ना फंक्शन होता है उसका। तो एक तो हम उसको देखते हैं, दूसरा हीमेटोक्रेट देखते हैं जो खून के गाढ़ा या पतला होने को शो कर रहा होता है। तो उसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो हमारे अगले फेज़ में या क्रिटिकल फेज़ में है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेंगू के पेशेंट्स के लिए। तो हम तीसरे दिन सीबीसी करवाएंगे, उसमें हम प्लेटलेट्स देखेंगे, वाइट सेल्स काउंट देखेंगे, और उसके बाद जो है ना हम हेमाटोक्रेट देख रहे थे। एक दो और चीज़ें भी हैं, लेकिन उसकी अभी बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जो मेजर चीज़ें हैं जो जिनसे हमें कंसर्न है वो ये चीज़ें हैं। तो सीबीसी आप लोगों को बताने की ज़रूरत है कि वो आप तीसरे दिन ही करवाएंगे, उससे पहले आपकी सीबीसी नॉर्मल आएगी। अब इसका मसला ये होता है, अगर आपने पहले या दूसरे दिन सीबीसी करवा ली है, सीबीसी नॉर्मल आ गई है, तो आप लोग समझ रहे होते हैं कि हमें डेंगू नहीं है, और हालांकि जो है ना उसकी जो फाइंडिंग आनी है वो हमारी तीसरे या चौथे दिन आनी है। तो इसीलिए डेंगू में जो है ना सीबीसी के लिए आप तीसरे या चौथे दिन जाएंगे। बाकी जो NS1 एंटीजन टेस्ट है उसकी जो बात करनी है वो हम नेक्स्ट फेज़ में करते हैं। NS1 के लिए हमें चौथे या 5वें दिन का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि जो वायरीमिया है यानी NS1 एंटीजन जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर,
वो पीक पे होता है तीसरे चौथे पाँचवें दिन। तो आप 4th डे पे या 5th डे पे NS1 एंटीजन करवा सकते हैं। ये हो गया हमारे पास फेब्राइल फेज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज़ की तरफ। अब जो नेक्स्ट फेज़ है जिसको हम क्रिटिकल फेज़ ऑफ डेंगू फीवर बोलते हैं, वो हमारे पास 4 से 7 दिन, यानी कि 3 दिन हमारे पिछले फेज़ में गए, अब चौथे से लेके 7वें दिन तक जो है ये हमारे पास क्रिटिकल फेज़ है। क्रिटिकल फेज़ मींस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या हम इसको ख़तरनाक फेज़ कह सकते हैं। तो इस फेज़ में मरीज़ों को बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। और इस फेज़ का मसला ये है कि इसमें जो बुखार है, चौथे और 5वें दिन में बुखार पेशेंट का कम हो जाता है या बुखार होता ही नहीं है। तो पेशेंट समझता है कि मैं जो है ना बस ठीक हो गया हूँ, मुझे डेंगू नहीं था, CBC नहीं करवाते, या अगर थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं तो वो उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। और मेरे पास भी 1-2 पेशेंट इस तरह के आए, यानी कि 4th और 5th डे पे, और उनको जो है ना वार्निंग सिम्टम्स थी जो मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। अब वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें बुखार तो है नहीं, आप हमें दाखिल कर रहे हैं, हमें जो है ना फ्लूइड लगा रहे हैं, इस तरह की टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। तो उनको बताने की ज़रूरत है कि बुखार ना होना उसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो डेंगू फीवर है वो ठीक हो गया। अब इस फेज़ में जो मोस्ट मसाइल पैदा होते हैं या डेंगू सीवियर डेंगू की तरफ जाता है, वो इसी फेज़ में जाता है 4 से 7 दिन के दौरान। तो इस दौरान में आपने रोज़ाना अपनी CBC करवानी होती है, और उसके बाद जो है ना आपके जो वाइटल्स हैं, जो ब्लड प्रेशर है, आपको कोई अलामत आ रही है, वार्निंग साइन जो हम डिस्कस करते हैं, उनमें से कुछ आ रहा है तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल से रजू करना है। अब इस फेज़ में एक तो आपको बुखार चौथे और 5वें दिन नहीं होगा, छठे 7वें दिन बुखार फिर दोबारा पेशेंट्स में आ जाता है, कुछ पेशेंट्स में बुखार दोबारा शुरू होता है। तो ये है बुखार का पैटर्न। पहले 3 दिन बुखार रहता है, चौथे और 5वें दिन बुखार कम हो जाता है, बुखार नहीं होता। छठे 7वें दिन तक बुखार यानी कि 2-3 एपिसोड्स फिर आ जाती हैं हाई ग्रेड फीवर की। अब इस फेज़ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है हमारे पास लैब्स। CBC हम कराएंगे, चौथे दिन करवाएं, 5 दिन करवाएं, तो उसमें हमारे पास प्लेटलेट्स कम शो होते हैं पेशेंट्स में। अब बुखार के बाद जो दूसरी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के साथ चल रही होती हैं, यानी कि माइल्जिया है, बॉडी एक्स हैं, सर दर्द है, एनोरेक्सिया है, उल्टी वगैरह का महसूस होना है, तो वो चीज़ें भी इस फेज़ में भी चल रही होती हैं। और एक और बात जो है इस फेज़ में वो है रैशेस का बनना बॉडी के ऊपर। सिंपल अब अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि रेड निशान बन जाते हैं, हम इसको मैक्यूलो पेपलर रैश कहते हैं। तो वो रैश जो है ना ट्रंक पे बनती है, सबसे पहले आपकी इस बॉडी पे बनती है और फिर लोअर लिम्स अपर लिम्स की तरफ आती है, पाम्स और सोल के ऊपर नहीं हो रही होती। तो उसने जो है ना रैश ने आपकी ट्रंक से बाकी बॉडी की तरफ मूव करना है, तो वो चीज़ आपने देखनी है। अब रैश के बारे में एक चीज़ आपको बतानी है कि जिन पेशेंट्स में रैश हो जाती है, यानी कि निशान समझ लें, पिक्चर आपको साथ शो रही होगी, तो जिन पेशेंट्स में रैश होती है तो उनका जो आउटकम है वो अच्छा होता है, यानी कि वो ज़्यादा सवेयर डेंगू की तरफ मूव नहीं करते। अब हम बात करते हैं लैब्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इस फेज़ में, क्रिटिकल फेज़ में। तो उसमें हम CBC की बात करते हैं। CBC में जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होने के चांसेस इस फेज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके प्लेटलेट्स कम होंगे और आपका हीमेटोक्रेट बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है कैपिलरी लीकेज, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल है, जो खून की नाली है, उसमें से फ्लूइड निकल आता है। जब फ्लूइड निकलेगा तो खून उसमें कम हो जाएगा और हमारा जो हार्ट है उसको इतना ब्लड नहीं मिलेगा कि वो तमाम अज़ा की तरफ उसको पहुंचा सके, और फिर जो है ना चीज़ें और तरफ जा रही होती हैं। अब कैपिलरी लीकेज होगी, यानी कि फ्लूइड बाहर आएगा तो वो कहाँ जाएगा, हमारे पास पेट में जमा होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगी, और इस तरह के दूसरे, यानी कि फ्लूइड जो है ना एक वेसल से, खून की नाली से बाहर आ गया, जिसको हम शॉक बोलते हैं। तो इसमें जो है ना पेशेंट को क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, या पेशेंट बेहोश भी हो सकता है कुछ निगलेक्टेड पेशेंट्स में, या जो है ना अपनी सेहत की तरफ गौर नहीं कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास शॉक हो गया। दूसरी चीज़ है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, यानी कि ब्लीडिंग का होना। ब्लीडिंग आपकी नोज से हो सकती है, मुंह से आपको जो है ना खून की उल्टी आ सकती है, बॉडी के किसी भी हिस्से से जो है ना खून जारी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। वो क्यों होता है? जब आपके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स का जो काम है वो है ब्लीडिंग से रोकना, ब्लीडिंग को स्टॉप करना। अब जब हमारे पास प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग जो है ना वो होने के या बढ़ने के चांसेस जो है ना बढ़ जाएंगे।
तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपने सबसे जो है ना इनको ऑब्ज़र्व करना है। अब इसमें एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हो गया, पेशेंट की सीबीसी हो गई, हेमाटोक्रेट हो गया, एनएसवन आपने चौथे या 5वें दिन करवा लिया। तो अब मेन फ़ोकस आपका सीबीसी के ऊपर होगा। ट्रीटमेंट को हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको हम इसके साथ कोरिलेट करेंगे कि किस तरह हमने क्रिटिकल फेज़ में कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है। अब जो पेशेंट्स हमारे पास इस फेज़ में आ रहे होते हैं तो उनमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम टॉर्निकेट टेस्ट कहते हैं, यानी कि जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं उसको हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के दरमियान में कफ इन्फ्लेट करते हैं बाजू के ऊपर। और अगर वो 5 मिनट के लिए करते हैं और हमारे पास 20 और मोर यानी कि 15 और 20 पेटिकियाई बन जाते हैं जिस्म के ऊपर, पिक्चर आपको साथ शो हो रही है, तो उसमें हमारे पास आता है वार्निंग साइंस में, यानी कि ये पेशेंट सीवियर डेंगू की तरफ जा सकता है या ये पेशेंट बेहोश हो सकता है, इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। तो वो टेस्ट हम करते हैं, वो ब्लड प्रेशर से भी जो है ना हम देख लेते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है, फ्लूइड कितना है। चेस्ट को हम स्टेथोस्कोप से अस्कल्टेट कर लेते हैं, एब्डोमेन को, पेट को हम देख लेते हैं कि कहीं पे कोई पानी जमा तो नहीं हो रहा। अब हम चलते हैं वार्निंग साइंस की तरफ, यानी कि ख़तरे की घंटी डेंगू के पेशेंट्स के लिए। अब वो घंटी इन्हीं 4 से 7 दिनों में ही बजेगी। अब उसमें हम कौन-कौन से टेस्ट करते हैं, क्या चीज़ें देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने टॉर्निकेट टेस्ट किया, मैंने अभी बताया आपको। हमने कफ इन्फ्लेट की, पेटिकियाई बांध के, तो हमें पता चल गया कि ये पेशेंट सीवियर डेंगू की तरफ जा सकता है। इसको हमने दाखिल करना है या इसको हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसका बीपी देखना है, उसके लैब्स पे हमने नज़र रखनी है और सारा कुछ करना है। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, एक तो हमने सीबीसी देखनी है उसकी। सीबीसी में हमने प्लेटलेट देखने हैं कि वो कितने गिर रहे हैं, किस हिसाब से गिर रहे हैं। हमने हेमाटोक्रेट देखना है, कितना जा रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर लिया, अगर वो कम हो रहा है, और वार्निंग साइंस में प्लेटलेट्स क्या जो है ना वो कम होंगे और हेमाटोक्रेट जो है ना वो ज़्यादा जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास टॉर्निकेट टेस्ट पॉजिटिव होगा, प्लेटलेट्स कम होंगे, हेमाटोक्रेट ज़्यादा होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, एब्डोमिनल स्वेलिंग होगी, पेट में पानी आ जाएगा। चेस्ट पे हम जो है ना अस्कल्टेट करेंगे, हमें पानी महसूस होगा स्टेथ के ऊपर, स्टेथोस्कोप के अंदर। उसके बाद जो है ना हिपेटोमेगैली हमें शो हो सकती है पेशेंट की, यानी कि अगर पेट पे हमने हाथ लगा के पल्पेट किया है तो हमें जो है ना उसका जो लीवर है, जो जिगर है, वो हमें इनलार्ज मिल रहा है। और उसके बाद अगली जो मेन बात है ब्लीडिंग, यानी कि जिस्म के किसी भी हिस्से से आपको ब्लीडिंग तो नहीं हुई। और कुछ केसेस में जीआईटी ब्लीडिंग यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो डिटेक्ट करना कुछ केसेस में मुश्किल हो जाता है, और उन केसेस में पेशेंट जो है ना कोलैप्स कर जाता है, बेहोश हो जाता है, और कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो इन डेज़ में 4 से 7 डेज़ में अगर आपको डेंगू है, आपने चौथे 5वें दिन एनएस करवा लिया, चौथे दिन 5वें दिन आपने एनएस1 करवाया है, उसमें आपको डेंगू है, सीबीसी पे चेंजेस माइन्यूट सी शुरू हो रही हैं, तो 4 से 7 दिन आपने जो है ना क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंडर रहना है। किसी सेंटर के करीब रहें, कहीं पे एडमिट हैं, जो आपके फिजिशियन हैं वो आपको सही गाइड करेंगे। तो हम तो इस फेज़ में जो भी पेशेंट है उसको हम देखते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। अगर हमें कोई वार्निंग साइन मिल रहा है पेशेंट की, देखने से पेशेंट कमज़ोर, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड लग रहा है और हमें लगता है कि यार ये कोप नहीं कर पाएगा, तो उसको हम फिर ऑब्जर्वेशन के अंदर रख लेते हैं। अच्छा, वार्निंग साइंस के अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना भूल हो गया हूँ कि परसिस्टेंट वोमिटिंग। अगर पेशेंट को उल्टियाँ आ रही हैं, मुसलसल उल्टियाँ हैं, यानी कि एक दिन में 4 से 5, 5 से 6 एपिसोड्स आ रही हैं, और फ्लूइड पेशेंट का बाहर आ रहा है, फ्लूइड जा रहा है, तो उसको भी हमने वार्निंग साइंस के अंदर काउंट करना है। अब इन सारे वार्निंग साइन को देख के हम फिर डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को हमने घर पे भेजना है, इस पेशेंट को हमने क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है, इस पेशेंट को हमने एडमिट करना है, और सारा जो प्लान है वो फिर मैं ट्रीटमेंट की वीडियो में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, कि हमने क्या सोच के, क्या क्राइटेरिया है और किस तरह हम एक पेशेंट को डील करते हैं इन दिनों के अंदर जो पेशेंट आता है। तो आपके लिए ये मैसेज है कि जो क्रिटिकल फेज़ है उसमें आपने अपना ध्यान रखना है, अपना ब्लड प्रेशर, आपके जो वाइटल्स हैं, आपका पल्स रेट कितना आ रहा है, आपको दिल की धड़कन ठीक महसूस हो रही है या नहीं हो रही, कहीं से खून तो नहीं आ रहा, और प्लेटलेट ज़्यादा तो नहीं गिर रहे, हेमाटोक्रेट ज़्यादा तो नहीं हो गया, पेट पे जो है ना वो दर्द तो नहीं है बहुत ज़्यादा, उल्टियाँ तो नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों को आपने गौर रखना है। मसला यही है, पेशेंट को बुखार नहीं होता, पेशेंट कहता है मैं ठीक हो गया हूँ। तो सबसे जो बड़ा मसला है वो यही है, और ये पेशेंट को समझाना भी कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।
उनको बताना मुश्किल हो जाता है कि भाई अगर फ़ीवर, वो कहते हैं फ़ीवर नहीं है तो फिर हमें जो है ना कोई मसला ही नहीं है। तो इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि अगर फ़ीवर नहीं है और प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, हेमाटोक्रिट ज़्यादा जा रहा है, तो आप जो है ना बर्निंग साइंस के अंदर आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्रिटिकल फेज़ ऑफ डेंगू फ़ीवर। अच्छा जी, इसी क्रिटिकल फेज़ में हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है जिसको हम कहते हैं सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू में जो है ना ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने अपना कोई टेस्ट नहीं कराया होता, या वो समझ रहे होते हैं कि हमें जो बुखार है, मौसमी बुखार है, मलेरिया है, ना वो कि टेस्ट करवाते हैं और ना ही वो किसी डॉक्टर से मशवरा कर रहे होते हैं। तो ये केसेस, ऐसी जो चीज़ है जो भी डिस्कस करने लगा हूँ, वो उनके साथ आती है। तो उसमें जो है ना एक तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशेंट हाइपोटेंशन में, पेशेंट शॉक में चला जाता है। और उसके बाद जो है ना कुछ पेशेंट्स बेहोश हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो है कॉन्शियसनेस है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। और ऐसे पेशेंट्स को फिर इंडोर मैनेज किया जाता है और उनमें मोर्टेलिटी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सवेयर जो केसेस हैं डेंगू के, वो अगर जल्दी रिपोर्ट हो जाएँ तो उनको जो है ना रिवर्ट किया जा सकता है, सारी चीज़ों को फ्लूइड वगैरह रिससिटेट करके और बाकी चीज़ें दे के। तो सवेयर डेंगू में जीआईटी ब्लीडिंग, इतनी ब्लीडिंग होना कि हाइपोटेंशन का हो जाना, पेशेंट का बेहोश हो जाना, चक्कर आना, दिल की धड़कन का महसूस ना होना, पल्स रेट कम हो जाना, ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाना, यानी कि पानी इतना भर गया पेट में, छाती में कि जो है ना अब उनको सांस में मसला हो रहा है, या फिर जो है इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। यानी कि इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस का मतलब है कि पेशेंट का टोटली बेहोश हो जाना। तो ये कुछ केसेस में होता है, आप समझ लें, यानी कि 100 में से कोई एक आध होगा जिसमें 100 अनट्रीटेड पेशेंट्स में से एक आध इस तरह का पेशेंट आएगा। तो ये है सीवियर डेंगू। अब नेक्स्ट जो फेज़ है उसको हम कहते हैं रिकवरी फेज़ ऑफ डेंगू फीवर। तो रिकवरी फेज़ मीन्स कि पेशेंट अब जो है ना रिकवरी की तरफ जा रहा है। अब ये होता है हमारे पास 8 से 10-12 दिन के लिए। तो इसमें एक तो फ्लूइड रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो पानी यहाँ भर गया था, छाती में भर गया था, वो वापस जाता है। तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है इसमें कुछ पेशेंट्स में, लेकिन बॉडी जो है ना वो रिकवरी की तरफ जाती है। आपके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हेमाटोक्रिट आपका नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है ना, लेकिन फैटीग, पेशेंट को थकावट बहुत ज़्यादा होती है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने पिछले दिनों में न्यूट्रिशन कैसे ली है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि न्यूट्रिशन का, मेडिसिन का किस तरह हमने हिसाब किताब रखना है इन तीनों फेजेस के हिसाब से। तो रिकवरी फेज़ में जो है ना अगर पेशेंट चला गया है तो फिर इट मीन्स कि पेशेंट रिकवर हो जाएगा, लेकिन थकावट का होना और एक जो पोस्ट इन्फेक्शियस फैटीग होती है वो महसूस होती है पेशेंट को। कुछ पेशेंट डिप्रेशन में और इरिटेबल हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो इस फेज़ में जो है ना फिर हमारे पास रिकवरी होती है, ठीक होने की तरफ हम बात करते हैं। तो ये हो गई हमारी बात डेंगू फीवर के ऊपर। पहला फेज़ हमारे पास है जिसको हम फेब्राइल फेज़ कहते हैं, पहले दिन से तीसरे तक। दूसरा क्रिटिकल फेज़ तीसरे से चौथे से 7वें दिन तक, और उसके बाद रिकवरी फेज़ है 8वें से 10वें 12वें दिन तक। तो ये हैं डिस्कशन सिम्टम्स के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने लैब्स कब करवानी है, सीबीसी कब करवाना है, NS1 कब करवाना है, और IgG IgM एंटीबॉडीज़ कब करवानी है। और उसके बाद फिर हम इसके इलाज के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।